नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम लोग आज मैथ्स में बहुत ही शानदार टॉपिक संख्या पद्धति लेकर आए हैं और संख्या पद्धति हर एग्ज़ाम और हर क्लास की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्जाम से लेकर छोटी से छोटी क्लासों में संख्या पद्धति आपको अनिवार्य है। संख्या पद्धति का ज्ञान आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो आज उसको अपन शुरू करेंगे। उससे पहले आप बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और जितना हो सके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपन बात करते हैं संख्या पद्धति की। और संख्या पद्धति में सबसे पहला आ रहा है हमारा प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और जिसको हम लोग यहाँ पर कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल N, बड़े N से यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं क्या होती है? तो ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। प्रारंभ कहाँ से होगी? एक से, और कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। उसको क्या कहते हैं हम लोग? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते कहाँ तक? अनंत तक। तो ये हमारी हो जाएगी प्राकृत संख्या। कौन सी हो जाएगी? प्राकृत संख्या। बात करें सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो वो कौन सी होती है? एक होती है। एक जो है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है। और आपको बता दूं मैं कि किसी भी प्राकृत संख्या के आगे वाली प्राकृत संख्या आपको अगर ज्ञात करनी है तो +1 करते हैं, और जबकि पीछे वाली प्राकृत संख्या प्राप्त करने के लिए -1 किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई सी भी प्राकृत संख्या दे रखी हो और आपको आगे वाली प्राकृत संख्या पूछी है तो आप उसमें प्लस का 1 करोगे तो आगे वाली प्राकृत संख्या निकल जाएगी, और -1 करोगे तो उसके पीछे वाली प्राकृत संख्या आप प्राप्त कर पाओगे। उदाहरण से समझाया यहाँ पर कि 54 के आगे की प्राकृत संख्या की बात करें तो 54 + 1 कितना होता है? 55 होता है। जबकि 54 के पीछे की प्राकृत संख्या की बात करें तो 54 - 1 बराबर कितना होता है? 53 होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बात करें पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। तो अगर प्राकृत संख्या में हम 0 भी शामिल कर दें, जो प्राकृत संख्या में था अपने उसमें 0 भी शामिल कर दें तो वो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। देखिए परिभाषा, जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। अभी हमने देखा प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही थी, अगर मैं प्राकृत संख्या में 0 और मिला दूं तो वो बन जाती है पूर्ण संख्या। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको यहाँ पे जानकारी याद रखनी है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है? 0 होती है। और सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। क्या बोला है? सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। क्योंकि ये सारी की सारी किस में आती है? पूर्ण में आती है। 0 इसमें ऐड कर देंगे तो, है ना? तो प्राकृत संख्या तो सारी की सारी क्या होनी है? पूर्ण संख्याएं होगी। पर हम सारी पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण में 0 होता है और प्राकृत में 0 नहीं होता है। तो इसने ये तो कह दिया कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। इसका विलोम क्या होगा? गलत होगा। अगर इसका विलोम हो जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है तो ये गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता है। केवल प्राकृत संख्या ही क्या हो सकती है? सारी की सारी पूर्ण संख्याएं हो सकती है। तो क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़ते हम लोग आगे की ओर। चलिए बढ़ते अपन आगे और बात करें अपन पूर्णांक संख्याओं की, इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? तो पूर्णांक संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इससे बना जो समुच्चय होता है वो पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। किस प्रकार से? देखो, ये माइनस वाला, ये 0, और ये प्लस वाला। ये जो माइनस वाला है इसको ऋण पूर्णांक बोलेंगे, और ये जो प्लस वाला है इसको धन पूर्णांक बोलेंगे, है ना? और ये जो 0 है
जीरो ना तो धन पूर्णांक है और जीरो ना ही ऋण पूर्णांक है, तो इससे बना जो समुच्चय है वो क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। क्लियर है? अर्थात पूर्णांक संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी इससे जो बना समुच्चय होता है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्याएं। माइनस वाला, प्लस वाला और जिसमें जीरो भी क्या हो? शामिल हो, तो ये पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। क्लियर है? अगला आता है, यहां पर एक बात आपको नोट करनी, क्या नहीं, जीरो न तो धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक, इसको लिख दिया मैंने शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋण पूर्णांक होता है, शून्य शून्य होता है। क्लियर? उसके बाद में परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, तो वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात ऐसी संख्याएं जिसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और जहां p और q दोनों पूर्णांक हैं और q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू अगर जीरो हो गई तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, और अनंत तो कुछ होता ही नहीं है। तो यहाँ पर p बटा q के रूप में अपन व्यक्त करें और जहाँ पर q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसको समझें इस प्रकार से कि परिमेय संख्या कैसी हो? परिमेय संख्या को लिखेंगे अपन p बटा q में, और जहाँ q नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 3, 5, 2/1, 2/1 का मतलब भी दो ही होता है, 5 का मतलब भी 5/1 बोल दूं तो बात एक ही है, 3 को मैं 3/1 बोल दूं बात एक ही है। उसी प्रकार से 2/3, 5/8, 22/7, कुछ भी हो, ये जो 22/7 है ना, ये पाई का वैल्यू है भाई, तो 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो होती है ना वो अपरिमेय संख्या होती है, ये आपको याद रखनी है। तो यहां तक क्लियर है? अब यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले। उसके बाद में परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है हमारे पास में। परिमेय संख्या दो प्रकार की कौन कौन सी? एक तो शांत दशमलव प्रसार के हिसाब से, एक तो शांत दशमलव प्रसार वाली और एक अशांत दशमलव प्रसार वाली। तो उन दोनों को अपन देखेंगे, पहले यहां तक आप स्क्रीनशॉट खड़का लीजिए। तो देखिए, बात करें हम लोग अभी परिमेय संख्या देखा, और मैंने बताया कि परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का होता है। तो देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। अब आप बोलोगे कौन कौन सा होता है वो दो प्रकार का? तो देख लीजिए, पहला होता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, इसको शांत भी पढ़ते हैं, शांत भी पढ़ते हैं, बात ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वे की बात है। शांत दशमलव प्रसार, अब ये क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? तो देखिए कि वह संख्या जिन्हें हल करने पर, वह संख्या जिन्हें हल करने पर वह संख्या जिन्हें हल करने पर दशमलव के बाद अंक ज्यादा ना हो, है ना? यानी वह संख्या जिसको अपन हल करेंगे और हल करने के बाद में दशमलव के बाद अंक ज्यादा ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। आप बोलोगे उदाहरण देके समझाओ, तो बिल्कुल उदाहरण देखिए, आपके सामने उदाहरण है हमारे पास में 8/5। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा 5 एकम 5 बचे 3, पॉइंट लगा 0, 5 छंगे 30, समाप्त हो गया। तो इसमें दशमलव के बाद ज्यादा अंक क्या नहीं है, तो ये दशमलव प्रसार कैसा हो गया? शांत हो गया। उसके अलावा 4/5, तो 0.8, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? 0.8। ये भी कैसा है? शांत है, क्योंकि यहाँ पे संख्या क्या हो गए? अंक क्या हो गए? समाप्त हो गए। उसके अलावा है हमारे पास में 5/4, तो 1.25। तो इस प्रकार से इसमें ज्यादा अंक नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया भाई? शांत हो गया।
क्लियर है यहाँ पर, यानी कि वह संख्या जिसे हल करने पर दशमलव के बाद ज्यादा अंक नहीं आते हैं तो वो क्या कहलाता है, उसका दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। अब बात करें दूसरे की, तो दूसरा है अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। अब ये किस प्रकार का होता है इसको देख लीजिए कि जिसको हल करने के बाद में दशमलव के बाद कई अंक आए, उसको उसकी आवृत्ति बार बार होए तो वो क्या कहलाता है, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहलाता है। देखो, वह संख्या जिन्हें हल करने पर दशमलव के बाद कई अंक आए तथा उनकी आवृत्ति बार बार हो रही है, तो वो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। आप बोलोगे उदाहरण देकर समझाओ, तो देखिए उदाहरण से अपन इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो उदाहरण है आपके सामने, जैसे 1/3 है, तो 1 में आप जब 3 का भाग दोगे ना तो 0.33333 जाता ही जाएगा, समाप्त नहीं होगा। और देखो अंकों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही, बार बार आ रहे हैं, सेम अंक क्या आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, तो इनमें अंकों की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। उसके अलावा आपके सामने 4/3, तो इसमें भी क्या हो रहा है, 1.333333, इस प्रकार से क्या होता जाता है, अंकों की आवृत्ति होती जाती है, समाप्त नहीं होते हैं। यहाँ पे ये भी क्या हो रहे हैं, समाप्त नहीं हो रहे, जाते ही जा रहे हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं 10/7, तो ये होगा 1.428 57142 तो यहाँ पर देखना ये 42 है और वापिस से क्या आ गया, 42, तो अंकों का क्या हो रहा है, रिपीटेशन वापिस से आ गया है। फिर अपन देख सकते हैं 22/7 को देख लीजिए, 3.14285714, तो वापिस से देखो यहाँ पर 14 ये यहाँ पे आ रहा है और थोड़े समय बाद में फिर वापिस से अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, वापिस से अंक क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं और समाप्त नहीं हो रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पर समाप्त नहीं हो रहे हैं, ये जाते ही जा रहे हैं, भाग देते जाओ, तो इसमें भाग जाता ही जाएगा। तो कई अंक आते हैं, दशमलव के बाद कई अंक आए तो उसका जो दशमलव प्रसार रहेगा वो कैसा होगा, अशांत आवृत्ति वाला होगा। क्लियर बात है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर परिमेय संख्या का हमने दशमलव प्रसार देखा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक तो शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। शांत में तो दशमलव के बाद कुछ सीमित अंक होते हैं और अशांत में दशमलव के बाद कोई सीमित अंक नहीं होते हैं, अंकों की पुनरावृत्ति बार बार होती जाती है। तो यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे और हाँ, अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। ये बढ़ते हैं अपन आगे। तो देखिए बढ़ते हम लोग आगे और अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, इरेशनल नंबर। तो जिस प्रकार से परिमेय को बोला था P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसको परिमेय कहते हैं, पर इसका उल्टा क्या है, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। P/Q में नहीं लिखा जाए, जैसे कि अंडर रूट वाली संख्याएं, √2, √3, √5, -√2, -√7 और पाई। यहाँ पर आपको एक गौर करने वाली बात है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7।
तो 22/7 तो परिमेय संख्या है, परंतु पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अगर आप बोलोगे रूट वाली संख्याएं हैं, तो देखो अगर आप बोलोगे कि सर √4 वाली √4 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो मैं बोलूंगा परिमेय है। आप बोलोगे क्यों है, तो देखो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और 2 को लिखेंगे 2/1, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कौन सी हो गई, परिमेय हो गई ये तो ये संख्या होगी परिमेय। और ये वाली बाकी क्या है, अपरिमेय है। तो आपको यहां पर याद रखनी है क्या बात है कि अपरिमेय संख्याओं का कोई निश्चित अंत नहीं होता है। अपरिमेय संख्याएं कोई निश्चित, उनका जो अंत है वो कहीं निश्चित नहीं होता है। ऐसी संख्याएं प्राय पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राय पूर्ण वर्ग संख्या तो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या तो हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या, परंतु पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो, वो ही क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। देखो जैसे ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, इनका कोई अंत नहीं है, कहां तक भी आप लिख सकते हो। इसके अंदर आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं शामिल नहीं करनी होती है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या बन जाती है, परिमेय संख्या बन जाती है। क्लियर है। आगे बात करें अगले पॉइंट की। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल या योग हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। देखिए आपने कोई सी भी दो परिमेय संख्याएं ले ली, उनका आप गुणनफल करो या योग करो, वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ले लिया 2 + 3 यानी कितना हो गया 5, और 2 × 3 यानी कितना हो गया 6। तो ये देखो ये जो है इनका योग करो या गुणनफल करो, ये हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। इसका आप योग करो या गुणनफल, इसका हमेशा आप जो मान होता है वो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है ना। यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हो या योग हो, उनका हमेशा जो मान होता है वो एक परिमेय संख्या ही होती है। परंतु यहाँ बोल दिया कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए आपके सामने है 2 + √3, एक तो परिमेय, 2 तो परिमेय और √3 क्या है, अपरिमेय है। तो इनका जो योग है 2 + √3, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा एक अपरिमेय संख्या हो गया। और यदि इनको मैं गुणा करूं 2 × √3, तो बोलूंगा 2 √3, तो ये भी क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। यानी कि बात निकल के सामने आ गई कि एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जब आप योग करो या गुणनफल करो, उसका मान हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। बात क्लियर है यहाँ पर। आगे देखिए, परिमेय संख्याओं के समुच्चय में सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक संख्याएं शामिल होती है। परिमेय में देखो अपन ने, परिमेय जब अपन ने देखा था तो हमने सब प्रकार की संख्याएं उसके अंदर लिख ली थी। उसमें प्राकृत संख्याएं हैं या पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो, माइनस वाली जो है पूर्णांक संख्याएं हैं, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य हो, कुछ भी हो, सारा की सारी किसमें शामिल होगी, परिमेय संख्या के अंदर शामिल होगी। यानी कि अगर √2 है, -3 है, -2 है, या 0 है, या 3 है, 5 है, कुछ भी हो, तो ये सारी की सारी जो है ये पूर्णांक संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं, और ये सारी की जो सारी है वो सब क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ये परिमेय संख्या कहलाती है। बात क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में इन्हीं शब्दावली को, संख्या पद्धति की जो बाकी टॉपिक्स है उनको अपन क्लियर करते हुए चलेंगे। जब सारी चीज़ें अपने कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसकी प्रॉब्लम को कवर करेंगे। तो अब उससे पहले बता दूं, विदा लेने से पहले आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं और अब वीडियो पसंद आ गया हो तो आप लोग इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि और भी नए जो वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएंगे। और हाँ, जितना हो सके अपने नए से नए दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। तो अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।